जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया व समीकरण के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। एकदम शॉर्ट टाइम की एकदम छोटी सी क्लास रहने वाली है। रिवीजन के लिए ये सबसे बेस्ट क्लास रहेगी, क्योंकि आपने लेसन पढ़ चुके हो पूरा एकदम छोटे छोटे टॉपिक के साथ में। अब हम लोग एक साथ में इस पूरे लेसन का रिवीजन करेंगे। आपको पता है फर्स्ट चैप्टर है आपका रासायनिक अभिक्रिया व समीकरण। सबसे पहले हमें पाठ के परिचय के बारे में पता होना चाहिए कि इस लेसन में कौन कौन से आपके टॉपिक हैं और कौन से टॉपिक को कितना लिखना है, किस प्रकार जानना है, किस प्रकार समझना है, सारी बातें जानना ज़रूरी है। तो आपका इंट्रोडक्शन आपके सामने दे रखा है कि इस चैप्टर में है क्या क्या। तो इसमें पहला टॉपिक आपका दे रखा है भाई रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हम लोग समझेंगे। दूसरा आपका छोटा सा टॉपिक है रासायनिक समीकरण को हम लोग समझेंगे। उसके बाद में तीसरा टॉपिक है किस प्रकार हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं या संतुलित रासायनिक समीकरण आपकी क्या होती हैं उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद में आपके रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, जिसमें आपकी संयोजन है, वियोजन है, विस्थापन है, द्विविस्थापन है, उपचयन है, अपचयन है, रेडॉक्स है, उष्माक्षेपी है, उष्माशोषी है, ये अभिक्रियाओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और लास्ट अपना दो छोटे से टॉपिक हैं। संक्षारण का मतलब जंग लगना होता है, और विकृत गंधिता का मतलब जो वर्षा और तेल से बने खाद्य सामग्री होते हैं वो वायु के संपर्क में आने पर किस प्रकार खराब हो जाते हैं, उनको किस प्रकार बचाया जाता है, उनके ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो ये आपके इंट्रोडक्शन में आपके टॉपिक हो गया। आपके लेसन का नाम हो गया रासायनिक अभिक्रिया व समीकरण। लेसन को शुरू करते हैं। एकदम शॉर्ट टाइम की रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट क्लास रहने वाली आपकी। तो शुरू करते हैं हम लोग अपनी क्लास को। सबसे पहले हम बात करें रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा। भाई रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा आपकी क्या है? तो किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होना, किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होना क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया। अब आपको ये भी पता होगा कि प्रकृति में जो परिवर्तन होते हैं वो आपके दो प्रकार के होते हैं। परिभाषा आपके सामने दे दी भाई। किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होना क्या कहलाता है? आपका रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। इसमें हम बात करें दो या दो से अधिक पदार्थ होते हैं, वो एक दूसरे से अलग अलग गुणों के साथ नए पदार्थ बनाने के लिए क्या करते हैं? आपकी अभिक्रिया करते हैं। इसमें दो पदार्थ आपस में मिलते हैं, एक नया पदार्थ बनाते हैं, उसके गुण भी आपके अलग अलग होते हैं। अब आपको मैं ये बता देता हूँ कि रासायनिक अभिक्रिया का निर्धारण निम्नलिखित परिवर्तनों के द्वारा किया जाता है कि भाई कौन सा ये परिवर्तन रासायनिक है या भौतिक है, या कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उस रासायनिक अभिक्रिया का हम लोग निर्धारण करना चाहते हैं। निर्धारण निम्नलिखित परिवर्तनों के आधार पर होता है। जैसे अवस्था में परिवर्तन की बात करते हैं, रंग में परिवर्तन की बात करते हैं, भाई गैस का उत्सर्जन की बात करते हैं, तापमान में परिवर्तन होता है। ये जो पॉइंट आपके सामने दे रखे हैं, इन पॉइंटों द्वारा निर्धारित किया जाता है कि आपकी कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक है या आपका भौतिक परिवर्तन है। तो उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। लेसन के नाम की परिभाषा आपके सामने होगी। किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होना रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। और रासायनिक अभिक्रिया का निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित परिवर्तन किया जा सकता है। कौन कौन से? अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन किया जा सकता है, गैस का उत्सर्जन करके परिवर्तन किया जा सकता है, या तापमान में परिवर्तन किया जा सकता है। तो रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा आपके सामने हो गई। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि अभी हम लोगों ने चर्चा की थी कि किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होना आपका रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। तो मैं आपको ये बता देता हूँ, प्रकृति में परिवर्तन दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो। एक आपका हो गया भौतिक परिवर्तन, दूसरा आपका हो गया रासायनिक परिवर्तन। ये जो आपके सामने टॉपिक दे रखा है, इसमें आपके 3 क्वेश्चन आपके बढ़िया तरीके से कवर होने वाले। कैसे हैं? यदि आपको पूछे भौतिक परिवर्तन के गुण पूछे, इधर वाले लिख देंगे। रासायनिक परिवर्तन के गुण पूछे, इधर वाले लिख देंगे। अंतर पूछें तो 2 इधर वाले 2 इधर वाले, जितने अंतर पूछेंगे उतने हम लोग लिख देंगे। उदाहरण पूछें भौतिक परिवर्तन के तो ये आपके सामने नीचे दे रखे हैं। रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण पूछे, ये नीचे दे रखे हैं। काफ़ी क्वेश्चन इससे आपके कवर होते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका मेन क्वेश्चन रहेगा कि भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। परिभाषा पूछे, 2 पॉइंट उठा के परिभाषा लिख देंगे। सबसे पहले हम बात करें भौतिक परिवर्तन की, तो भौतिक परिवर्तन में रंग, गंध और अवस्था में परिवर्तन होता है आपका, जबकि इसमें पूरे पदार्थ का आपका संगठन ही बदल जाता है। उसमें तो पदार्थ की रंग, गंध, अवस्था में परिवर्तन होता है, जबकि इसमें पूरे पदार्थ का संगठन बदल जाता है। दूसरी बात है वो परिवर्तन आपका अस्थायी होता है। भौतिक परिवर्तन अस्थायी होता है, जबकि ये परिवर्तन आपका क्या होता है? स्थायी होता है। अगला पॉइंट है आपका कि इस परिवर्तन में पदार्थ को पुनः प्रारंभिक अवस्था में आपका लाया जा सकता है, जबकि इसमें ये पॉइंट थोड़ा नीचे दे रखा है कि इस परिवर्तन में पदार्थ को पुनः प्रारंभिक अवस्था में नहीं लाया जा सकता।
और चौथा पॉइंट है, इसमें आपका इस परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता भौतिक में, और इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे इसमें आपका दे रखा है बर्फ़ को, तो तीर का निशान इधर लगेगा, बर्फ़ को गर्म करने पर जल बनेगा, जल को और गर्म करते हैं, यहाँ पर गर्म नाम आएगा, जल को और गर्म करते हैं तो वाष्प बनेगा, और वाष्प को ठंडा करें, वैसे तीर का निशान सही था लेकिन ऐसे लगा देते हैं हम लोग नॉर्मली, ऐसे तीर का निशान हो जाएगा। वाष्प को आप ठंडा करोगे, संघनन लिख दोगे, यहाँ पर नाम लिख देता हूँ संघनन, संघनन करोगे जल बनेगा, जल को वापस ठंडा करोगे तो आपका क्या बन जाएगा, बर्फ़ बन जाएगा। तो ये जो एग्जाम्पल है, यह एग्जाम्पल आप ये काम में ले सकते हो। कागज़ का फटना एक भौतिक परिवर्तन है, चीनी का जल में विलय होना या शर्करा का जल में विलय होना आपका कौन सा परिवर्तन है, भौतिक है। यहाँ पर C+O2, मान लो कि कार्बन है, कार्बन के विक्रिया ऑक्सीजन के साथ करते हैं, आगे जाके कार्बन डाइऑक्साइड बन रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड से अपने कार्बन नहीं बना सकते कभी भी। मान लो कि कोई लकड़ी है, उसको जलाने के बाद में भाई कोई भी चीज़ जलती है ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलती है, जलने के बाद में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गई, धुआं निकल गया आपका, तो उस धुएं से वापस लकड़ी थोड़ी बना सकते हैं, कभी नहीं बना सकते। और कागज़ का जलना भी एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। बहुत सारे दूध का दही में परिवर्तित होना, बनी हुई सब्जी खराब होना, बहुत सारे परिवर्तन ऐसे हैं जो कि रासायनिक परिवर्तन हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। आपको यदि पूछे भौतिक परिवर्तन की परिभाषा क्या है, तो ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ की रंग, गंध, अवस्था में परिवर्तन होता है, या ऐसा परिवर्तन जो अस्थायी होता है, या जिसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता, या जिसमें पदार्थ को पुनः प्रारंभिक अवस्था में लाया जा सकता है। ये 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट में से कोई सा भी पॉइंट उठा के उसकी परिभाषा बना सकते हो। रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा पूछे तो ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ का संगठन ही बदल जाता है, या ऐसा परिवर्तन जो स्थायी होता है, या ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ को पुनः प्रारंभिक अवस्था में नहीं लाया जा सकता, या ऐसा परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है, वो आपके कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। कागज़ का फटना, कागज़ का जलना, इधर आपका बर्फ, जल और वाष्प हो गया। जिसमें तीर का निशान है वो उत्क्रमणीय वाला लगाना है, दोनों तरफ तीर का निशान लगा होना चाहिए, और इसमें आपका तीर का निशान अनुत्क्रमणीय एक साइड में लगेगा, C+O2 CO2। मतलब किसी लकड़ी को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड यदि गैस निकल रही है, कोई किसी भी वस्तु का दहन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, तो C+O2 हमने बना दिया CO2। अब CO2 से वापस कभी वापस C वापस नहीं बना सकते, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस से वापस कभी कार्बन को या लकड़ी को नहीं बनाया जा सकता। तो ये आपका टॉपिक हो गया भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में। आगे चलते हैं हम लोग रासायनिक समीकरण के ऊपर चर्चा करते हैं। रासायनिक समीकरण, जैसे रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होना रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली। अब आपका आ गया रासायनिक समीकरण। अब जो अभी हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रिया पढ़ी थी, उस रासायनिक अभिक्रिया में तत्वों को उनके प्रतीक और अणुसूत्र के रूप में प्रदर्शित करना क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है आपका। ये इसकी परिभाषा आपके सामने दे रखी है कि रासायनिक अभिक्रिया में या अभिक्रियाओं में तत्वों को उनके प्रतीक व अणुसूत्र के रूप में प्रदर्शित करना आपका क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। अगला पॉइंट है आपका, या अगली हेडिंग है आपकी रासायनिक समीकरण के लिखने के चरण। आपके इसमें कम से कम 10 चरण दे रखे हैं, लेकिन आपको कम से कम 2-4 चरण याद होने चाहिए। मतलब किस प्रकार एक रासायनिक समीकरण को लिखा जाता है। जैसे मैं हिंदी में लिख रहा हूँ कार्बन प्लस ऑक्सीजन, आगे लिख दिया कार्बन डाइऑक्साइड, और एक मैंने उसको शॉर्टकट तरीके में आपका इस प्रकार लिख दिया C+O2, आगे मैंने बना दिया CO2 बना दिया। तो ये आपकी एक प्रकार की रासायनिक समीकरण है, और वो आपकी जो कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड वो आपकी थी रासायनिक अभिक्रिया। भाषा क्या हो गई, किसी रासायनिक अभिक्रिया में तत्वों को उनके प्रतीक व अणुसूत्र के रूप में प्रदर्शित करना क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। और रासायनिक समीकरण का पहला चरण, जैसे मैं आपके सामने लिख ही देता हूँ, वैसे नाम ये लिख देता हूँ कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, आगे जाके तीर का निशान बनेगा क्या आपका, कार्बन डाइऑक्साइड, नाम पूरा नहीं लिख रहा हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड। इसी को इस प्रकार लिखता हूँ C+O2, आगे मैंने बना दिया CO2, ये लिख दिया मैंने। तो ये ऊपर वाली रासायनिक अभिक्रिया, नीचे वाले आपके समीकरण हैं। इसको लिखने के चरण क्या हैं तो मैं बता देता हूँ। ये तीर का निशान है, इसके बाईं तरफ जो पदार्थ हैं वो आपके अभिकारक हैं, और दाईं तरफ जो पदार्थ हैं वो उत्पाद है। तो पहला पॉइंट बन जाएगा कि रासायनिक समीकरण में सर्वप्रथम अभिकारक को लिखा जाता है बाईं तरफ, और फिर तीर का निशान लगाया जाता है, और तत्पश्चात किसको लिखा जाता है, आपका उत्पाद को लिखा जाता है। ये पहला पॉइंट हो गया कि रासायनिक समीकरण में सर्वप्रथम बाईं तरफ अभिकारक बोले तो क्रियाकारक को लिखकर तीर का निशान लगाते हैं, और तत्पश्चात हम लोग दाईं तरफ किसको लिखते हैं, उत्पाद को। दूसरा पॉइंट आपका हो जाएगा
कि ये आपका अभिकारक हैं, ये आपका उत्पाद हैं, इनमें यदि अणुओं की संख्या आपकी 1 से अधिक हो जाती है तो बीच में धन का निशान लगाते हैं। रासायनिक समीकरण में अभिकारक व उत्पाद के अणुओं की संख्या 1 से अधिक हो जाती है तो बीच में किसका निशान लगाते हैं? धन का निशान। जैसे इसमें 2 अणु हो गए तो हमने बीच में किसका निशान लगाया? प्लस का निशान लगाया। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरे पॉइंट की हम बात करें, तीसरा पॉइंट है कि रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पाद के अणुओं की संख्या यदि समान है तो द्रव्यमान का मान भी क्या होगा? समान होगा। मतलब इधर कार्बन 1 है, उधर भी कार्बन 1 है, इधर ऑक्सीजन 2 है, उधर भी आपकी ऑक्सीजन 2 है, तो इसका मतलब दोनों तरफ अभिकारक और उत्पाद के अणुओं की संख्या समान है तो द्रव्यमान का मान भी क्या होगा? समान होगा। जैसे हम लोग 2 वस्तुओं को तोलते हैं, जैसे नॉर्मली ये आपके सामने एक पेन ले रखा है, हाँ, इसका वज़न आपका 2 ग्राम इसके ऊपर का पोलेगा और ये इसका वज़न है 8 ग्राम। इनको अलग अलग तोलते हैं, 2 + 8 कितना होगा? 10। अब एक इसको मैं 7 में तोलूँगा जोड़कर तो भी इसका वज़न कितना आएगा? आपका 10 ग्राम ही आएगा। तो वही बात है कि यदि अभिकारक और उत्पाद अणुओं की संख्या समान है दोनों तरफ तो द्रव्यमान का मान क्या होगा? समान। ये तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट है कि रासायनिक समीकरण को अनुमान विधि से संतुलित करते हैं, जिसका दूसरा नाम होता है हिट एंड ट्रायल विधि। संतुलित करने का मतलब क्या होता है? यदि अभिकारक और उत्पाद के अणुओं की संख्या यदि समान नहीं है ना तो उसको हम लोग समान करते हैं। कैसे करते हैं? अनुमान विधि से। आपको यदि पूछ लें कि रासायनिक समीकरण को किस विधि से संतुलित करते हैं तो अनुमान विधि से, जिसका दूसरा नाम है हिट एंड ट्रायल विधि। कौन सा नाम है? हिट एंड ट्रायल विधि, इसका दूसरा नाम है। रासायनिक समीकरण को किस विधि द्वारा संतुलित किया जाता है? हिट एंड ट्रायल विधि या अनुमान विधि। वो अनुमान कैसे लगाया जाता है उसके ऊपर अभी हम लोग चर्चा करने वाले। 4 पॉइंट हो गए। सबसे पहला पॉइंट हो गया, हम लोग सर्वप्रथम बाएं तरफ अभिकारक को लिखते हैं, तीर का निशान लगाते हैं, बाद में उत्पाद लिखते हैं। पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा आपका कि अभिकारक और उत्पाद के अणुओं की संख्या 1 से अधिक होती है, बीच में धन का निशान लगाते हैं। तीसरा पॉइंट हो जाएगा अभिकारक व उत्पाद के अणुओं की संख्या यदि आपकी समान है तो द्रव्यमान का मान समान होगा। पॉइंट नंबर 4 हो जाएगा आपका कि रासायनिक समीकरण को अनुमान विधि से संतुलित करते हैं, जिसका दूसरा नाम है हिट एंड ट्रायल विधि। ये 4 पॉइंट हो चुके हैं रासायनिक समीकरण लिखने के चरण के। आगे और चर्चा करते हैं। आपको रासायनिक समीकरण संतुलित किस प्रकार करते हैं उसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ये देखो आपके सामने एग्जाम्पल आ रखे हैं, 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं। किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित कर रखा है। यहाँ पर आपका दे रखा है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, आगे बना रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। आप स्वयं देख सकते हो इसको लिखने का तरीका किस प्रकार, ऐसे लिख रखा है Mg + O2, आगे आपका लिख रखा है MgO लिख रखा है, इसको हटाओ 1 मिनट, MgO लिख रखा है। अब आप यहाँ देख सकते हो समीकरण आपके Mg + O2, यहाँ O आपका 2 है, ऑक्सीजन 2 है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है। यहाँ आप ऑक्सीजन नहीं लिख सकते। इसको बराबर करने के लिए इसको आप आगे कितने से गुणा करोगे? 2 से गुणा करोगे। 2 से गुणा करने पर ऑक्सीजन तो 2 हो गए, लेकिन साथ में Mg भी 2 हो गए, तो इसको भी मैं 2 से गुणा करवा देता हूँ। जैसी आपकी ये समीकरण दे रखी है, हमने इसको संतुलित किया। संतुलित का मतलब यही होता है कि दोनों तरफ अणुओं की संख्या को घटा बढ़ाकर आपको बराबर करना है। जैसे इसमें और भी इसके जैसा एग्जाम्पल ले लेते हैं भाई, Cu + O2, मतलब कॉपर प्लस ऑक्सीजन, आगे जाके बन गया कॉपर ऑक्साइड, ये बन गया। अब आप सेम उदाहरण देखो, इसमें ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर आपका ऑक्सीजन कितना है? 1। यहाँ 2 नहीं लिख सकते। इसको यदि बराबर करना है तो इसके आगे गुणा करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर इसको 2 गुणा कर देता हूँ। 2 से गुणा करने पर ऑक्सीजन तो 2 हो गया, लेकिन इसके साथ में कॉपर भी 2 हो गया, तो इसमें यहाँ पर कॉपर को कितने से गुणा कर देता हूँ? 2 से गुणा कर देता हूँ। इसी प्रकार एक एग्जाम्पल आपके सामने और दे रखा है, ये देखो ध्यान से इस एग्जाम्पल को, C3H8 + O2, आगे दे रखा है CO2 + H2। इसको किस प्रकार संतुलित करें? यहाँ स्वयं देखो आप, कार्बन कितने हैं? 3, तो यहाँ कार्बन आपका 1 है तो 3 से गुणा कर दिया, बराबर हो गए। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 8, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 थे, 8 करने के लिए इसको 4 से गुणा कर दिया। ठीक है, बराबर हो गए। अब देखो ऑक्सीजन पहले 2 थे, 3 से गुणा करने पर यहाँ पर 6 हो गए, पहले 1 था, 4 से गुणा करने पर 4 हो गए, 6 और 4 टोटल 10 हो गए। और यहाँ पर ऑक्सीजन आपके 2 हैं, 10 करने के लिए कितने से गुणा कर दिए? 5 से। तो ये इसकी आपकी संतुलित रासायनिक समीकरण होगी। इसका नाम वैसे है प्रोपेन + ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड + H2 जल। दोबारा समझ लो ध्यान से, देखो C3H8 + O2 CO2 + H2, ये समीकरण आपको मिलेगी और आपको बोलेगा किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करो। यहाँ देखो कार्बन कितने? 3, तो मैं यहाँ पर 3 करने के लिए इसको आगे 3 से गुणा कर रहा हूँ, कर दिया। ठीक है, बराबर हो गई कार्बन। यहाँ हाइड्रोजन कितने? 8, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने? 2, मैं इसको 4 से गुणा करा देता हूँ, 8 हो गया। अब एक बात ये नोट करना कि ये जो 3 है वो कार्बन के साथ ऑक्सीजन के भी गुणा में है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन पहले 2 थे, 2 को 3 से गुणा करने पर 6 हो गए,
और यहाँ पर 1 था, 4 से गुणा किया 4 हो गए, 6 4 कितने हुए 10। अब यहाँ पर आपके 2 हैं, 10 करने के लिए 5 से गुणा कर देंगे, ये आपकी सेम की सेम समीकरण आपकी प्राप्त हो गई। ये आपका वही है चौथा पॉइंट कि रासायनिक समीकरण को अनुमान विधि से संतुलित करते हैं, जिसे हिट एंड ट्रायल विधि बोलते हैं। ये वाला आपका वही पॉइंट है। अगला 5वां पॉइंट है आपका कि रासायनिक समीकरण में पदार्थों की भौतिक अवस्था प्रदर्शित करने के लिए ठोस के कोष्ठक में S लिखते हैं, द्रव्य के कोष्ठक में L लिखते हैं और गैस के कोष्ठक में G लिखते हैं। S का मतलब सॉलिड, L का मतलब लिक्विड और G का मतलब गैस हो गया। मतलब किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था प्रदर्शित करने के लिए, जैसे मैं उदाहरण में आपको बताता हूँ, इसमें जैसे C+ मैंने O2 ले लिया, ये एकदम नॉर्मल उदाहरण आपका C+O2 और यहाँ पर मैंने लिख दिया CO2। इसके कोष्ठक में यदि S लिख रखा है, इसका मतलब है कि कार्बन ठोस अवस्था में है। यदि O2 के कोष्ठक में G लिख रखा है ना, तो इसका मतलब ऑक्सीजन गैस अवस्था में है। और CO2 के कोष्ठक में G लिख रखा है, इसका मतलब इसकी अवस्था कौन सी है, गैस है। ये बात ध्यान से सुन लेना। ये जो कोष्ठक है ना, इसका मतलब ये पदार्थ की भौतिक अवस्था प्रदर्शित कर रहा है। कौन सी इसकी भौतिक अवस्था है, इसकी भौतिक अवस्था ठोस है, इसकी भौतिक अवस्था गैस है और इसकी भौतिक अवस्था आपकी क्या है, गैस है। ये भौतिक अवस्था को प्रदर्शित कर रहा है। 5वां पॉइंट हो गया आपका ठोस अवस्था। भाई ठोस के लिए हम लोग लिखेंगे S, द्रव्य के लिए लिखेंगे L और गैस के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, आपका G लिखेंगे। तो ये हो गया आपका 5वां पॉइंट है। 6ठे पॉइंट के ऊपर हम लोग चर्चा करें। टोटल हम लोग 5 पॉइंट के ऊपर चर्चा कर चुके हैं। 6ठा पॉइंट है आपका कि जैसे भौतिक अवस्था हम लोगों ने प्रदर्शित कर दी, ठोस के लिए S, द्रव्य के लिए L और गैस के लिए G कर दिया। इसी प्रकार यदि पदार्थ जलीय विलयन के रूप में उपस्थित हो तो उसको AQ से प्रदर्शित करते हैं। जलीय विलयन का मतलब क्या होता है, ठोस आपका द्रव्य के अंदर घुला हुआ है। कोई ठोस पदार्थ द्रव्य के अंदर घुला हुआ है तो उसको हम लोग AQ से प्रदर्शित करते हैं। जैसे आपके सामने ये पॉइंट दे रखा है कि रासायनिक समीकरण में यदि कोई पदार्थ जलीय विलयन के रूप में है तो उसे किससे प्रदर्शित करते हैं, AQ से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, उसे AQ से प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार पॉइंट नंबर 7 है आपका कि रासायनिक समीकरण में उत्क्रमणीय प्रक्रम। उत्क्रमणीय प्रक्रम का मतलब मैं आपको बता देता हूँ कि वह रासायनिक अभिक्रिया जो दोनों दिशा में संपन्न होती है। दोनों दिशा का मतलब क्या होता है, अभिकारक से उत्पाद बना सकते हैं और पुनः उत्पाद से क्या बना सकते हैं, आपका अभिकारक बना सकते हैं। उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए तीर का निशान आपका ये होता है, आधा इधर लगा दो साई और आधा अपना इधर लगा दो। इस प्रकार का तीर का निशान काम में लिया जाता है। और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए जो तीर का निशान है वो सीधा वाला, ये वाला तीर का निशान आपका काम में लिया जाता है। 7वां पॉइंट हो गया। 8वां पॉइंट है आपका कि जो टेम्परेचर और प्रेशर होता है, ताप और दाब को तीर के निशान के ऊपर लिखा जाता है। रासायनिक समीकरण में ताप और दाब को कहाँ पर लिखा जाता है, तीर के निशान के ऊपर लिखा जाता है। जैसे आपकी अभिक्रिया है, कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया हम लोग H2 के साथ करते हैं, मेथेनॉल का निर्माण होता है। यहाँ पर जो आपका दाब दे रखा है 340 ATM, 340 ATM आपका दे रखा है। ये दाब है, प्रेशर है, ये तीर के निशान के ऊपर लिखा जाता है। पॉइंट है आपका। इसके बाद अगला पॉइंट है आपका, ये 8वां हो गया। ये 9वां पॉइंट है कि रासायनिक समीकरण में यदि उत्पाद के साथ उष्मा धन चिन्ह के साथ में है तो अभिक्रिया आपकी उष्मा सेपी होगी और ऋण चिन्ह के साथ में है तो अभिक्रिया आपकी उष्मा शोषी होगी। जैसे आपका ये पॉइंट है, मैंने यहाँ पर लिख दिया 20 KCl प्रति मोल या 20 जूल लिख दिया। ये आपका उत्पाद है। उत्पाद के साथ यदि उष्मा, यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ आपका ऊर्जा प्लस ऐसे ऊर्जा लिखा हुआ है, यदि उत्पाद के साथ उष्मा धन चिन्ह के साथ में है, ऊर्जा धन चिन्ह के साथ में, तो अभिक्रिया उष्मा सेपी होगी। और यदि ऋण चिन्ह के साथ में या यहाँ पर आपका टेम्परेचर दे रखा है तो वो आपकी अभिक्रिया क्या होगी, उष्मा शोषी होगी। ये बात ध्यान से सुन लेना। ये देखो आपके सामने। और अंतिम पॉइंट है आपका कि रासायनिक समीकरण में उत्प्रेरक को तीर के निशान के ऊपर काम में लेते हैं। उत्प्रेरक का मतलब होता है वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को या तो बढ़ा देगा या घटा देगा, लेकिन स्वयं अपरिवर्तित रहेगा। उत्प्रेरक स्वयं भाग नहीं लेता, वह अभिक्रिया के वेग को या तो बढ़ा देता है या क्या कर देता है, घटा देता है, लेकिन स्वयं आपका अपरिवर्तित रहता है। एग्जाम्पल दे रखा है, वनस्पति तेल की अभिक्रिया हम लोग हाइड्रोजन के साथ करते हैं, आगे जाके आपका वनस्पति घी बनता है। तीर के निशान के ऊपर Ni लिखा हुआ है। Ni का मतलब निकल होता है। निकल जहाँ पर आपका उत्प्रेरक का काम करेगा। निकल जहाँ पर किसका काम करेगा, आपका उत्प्रेरक का काम करेगा। कौन, निकल। तो ये टोटल आपके कितने पॉइंट हो गए, 10 पॉइंट हो गए। फिर से मैं आपके एक बार इन पॉइंटों के ऊपर विचार विमर्श करने वाला हूँ कि रासायनिक समीकरण लिखने के चरण कौन कौन से हैं। पहला चरण हो गया, बाईं तरफ सबसे पहले हम लोग अभिकारक को लिखते हैं, तीर का निशान लगाते हैं, बाद में उत्पाद लिखते हैं। पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा आपका कि अभिकारक और उत्पाद के अणुओं की संख्या 1 से अधिक होती है तो धन का निशान लगाते हैं। पॉइंट नंबर 3, अभिकारक में उत्पाद के अणुओं की संख्या यदि समान है तो द्रव्यमान का मान समान होगा। पॉइंट नंबर 4 कि
आपकी रासायनिक समीकरण को अनुमान विधि या हिट एंड ट्रायल विधि द्वारा संतुलित किया जाता है। पॉइंट नंबर 5, रासायनिक समीकरण में पदार्थों की भौतिक अवस्था प्रदर्शित करने के लिए ठोस के कोष्ठक में S, द्रव के कोष्ठक में L और गैस के कोष्ठक में G काम में लेते हैं। छठा पॉइंट है, यदि पदार्थ जलीय विलयन के रूप में है तो उसको AQ से प्रदर्शित करते हैं। सातवां पॉइंट आपका दे रखा है, उत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए तीर का निशान दोनों तरफ और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए तीर का निशान एक तरफ काम में लेंगे। 8 नंबर पॉइंट है, टेम्परेचर और प्रेशर, ताप और दाब को तीर के निशान के ऊपर काम में लेते हैं। पॉइंट नंबर 9 है कि यदि किसी रासायनिक समीकरण में उत्पाद के साथ उष्मा धन चिन्ह के साथ में है, मतलब यदि आपका उत्पाद है यहाँ पर प्लस में ऊर्जा लिख रखी है तो वह अभिक्रिया आपकी उष्मा सेपी होगी, और यदि तीर के निशान के ऊपर ताप लिखा हुआ है या माइनस के साथ में यहाँ पर वो उष्मा लिखी हुई है तो वो अभिक्रिया आपकी उष्मा शोषी होगी। ये बात ध्यान से सुन लेना। इसके बाद 10वां पॉइंट है कि रासायनिक समीकरण में उत्प्रेरक को तीर के निशान के ऊपर काम में लेते हैं। उत्प्रेरक होता है क्या है? उत्प्रेरक वह पदार्थ होता है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देगा या घटा देगा, लेकिन स्वयं क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा। वह स्वयं उस अभिक्रिया के अंदर भाग नहीं लेगा। आपको ये बात थोड़ा ध्यान रखना। आगे चर्चा करते हैं। थोड़ा सा बाहर भजन चल रहे हैं, पास में मंदिर हैं, तो आपको ऐसे लग रहा होगा कि सर आवाज़ आ रही है। कोई बात नहीं, आ जाती हैं। इसके बाद में हम चर्चा करें भाई, अगला पॉइंट है आपका कि संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व क्या होता है। आपको पता है कि आपने 9th क्लास में एक नियम पढ़ा था, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या बोलता है? द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग क्या करते हैं कि कोई रासायनिक समीकरण लिखते हैं, उसमें आपके अणुओं की संख्या समान नहीं है तो कोई बात नहीं, अनुमान विधि के द्वारा उन अणुओं की संख्या को समान करते हैं। समान करेंगे, द्रव्यमान का मान समान हो जाएगा, वही आपका द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करेगा। तो यहाँ पर रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का महत्व आपके सामने दे रखा है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता। अर्थात रासायनिक समीकरण में अभिकारक व उत्पाद दोनों का द्रव्यमान का मान आपका क्या रहता है? समान रहता है आपका। आगे हम लोग अगला टॉपिक है आपका रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली अभिक्रिया इसके अंदर आएगी, यह हमें टाइप ऑफ रिएक्शन है। प्रकार देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के। पहली अभिक्रिया आपकी संयोजन। एकदम सरल सा टॉपिक है। संयोजन का मतलब जुड़ना। जुड़ेंगे क्या? दो अभिकारक जुड़ेंगे, एक उत्पाद बनेगा। भाषा क्या है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़कर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन या सहयुग्मन अभिक्रिया कहते हैं। यह आपके सामने परिभाषा दे रखी है। और इस अभिक्रिया का दूसरा नाम है योगशील या योगात्मक अभिक्रिया भी इसे कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया का दूसरा नाम सहयुग्मन भी है, इसे योगशील या योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। इसमें दो अभिकारक आपस में जुड़ते हैं और एकल उत्पाद का निर्माण करता है। यहाँ पर एग्जाम्पल आपके बुक का एग्जाम्पल दे रखे हैं, CaO + H2O। CaO का नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड। इसकी अभिक्रिया जल के साथ करनी है, आगे जाके आपका बन रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। ये एक प्रकार से धातु ऑक्साइड है। धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया जल के साथ करने पर धातु हाइड्रोक्साइड बन रहा है। इसका दूसरा नाम बिना बुझा चूना बोलते हैं। इस कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा चूने की अभिक्रिया जल के साथ करते हैं तो बुझे हुए चूने का मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। इसके बाद में यही उदाहरण आपका कोयला का दहन है। मतलब आपकी अलग से पूछ ले, कोयले के दहन की समीकरण लिखो तो वहाँ पर दहन का मतलब होता है जलना, और कोई भी चीज़ जलती है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलती है। तो कोयले में कार्बन होता है तो C+O2 CO2। ये आपके कोयले के दहन की आपकी समीकरण है। C+O2 CO2 हो गया आपका। इसके बाद हम बात करें H2+O2 द्वारा जल का निर्माण। दो गैसें मिलेगी, एक आपकी हो जाएगी हाइड्रोजन प्लस दूसरी हो जाएगी आपकी ऑक्सीजन, आगे जाके आपका बन जाएगा जल H2O बन जाएगा। आप बोलोगे सर ये अभिक्रिया अलग तरीके से लिख रही है। अलग से नहीं लिख रही, इस समीकरण को हम लोगों ने संतुलित करके लिखा है। संतुलित कैसे करते हैं? यहाँ पर हाइड्रोजन 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ ऑक्सीजन 2, यहाँ पर ऑक्सीजन 1। 2 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ 2 नहीं लिख सकता, इधर 2 से गुणा करूँगा। 2 से गुणा करते ही ऑक्सीजन तो 2 हो गई लेकिन हाइड्रोजन 4 हो गए, तो यहाँ पर मेरे को ऑक्सीजन हाइड्रोजन को 2 से गुणा करना पड़ेगा। ये आपकी संतुलित रासायनिक समीकरण है। नहीं लिखो तो गलत नहीं करेगा। ये आपका टॉपिक हो गया संयोजन अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। इसे योगशील या योगात्मक अभिक्रिया बोलते हैं। ये क्वेश्चन अलग से पूछ सकते हैं कि बिना बुझे चूने की अभिक्रिया जल के साथ करने पर किसका निर्माण होता है? तो बुझा हुआ चूने की। भैया ऐसे पूछ सकते हैं बिना बुझा चूने की अभिक्रिया जल के साथ समीकरण लिखो, तो आपको लिखना है CaO + H2O CaOH2।
ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक दुर्बल सार भी है आपका, जिसको कैल्शियम बुझा हुआ चूना भी आपका बोलते हैं। आगे देखें, इसमें यदि कोई इसका और उदाहरण दे रखे हैं तो उसके ऊपर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। दूसरी अभिक्रिया आ रखी है आपकी वियोजन अभिक्रिया, संयोजन की उल्टी वियोजन। संयोजन में आपकी दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़ते हैं, एकल उत्पाद बनता है। इसमें क्या, वियोजन में क्या होता है, एक अभिकारक आपका टूटेगा, दो या दो से अधिक उत्पाद बनेगा। परिभाषा कैसे बनेगी, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाने का काम करते हैं, उसे वियोजन अभिक्रिया आपकी कहते हैं। और इसमें आपका एग्जाम्पल आपके सामने दे रखा है PbNO3, इसका नाम है लेड नाइट्रेट, आगे जाके टूटता है PbONO2 + O2। इस समीकरण को भी संतुलित नहीं कर रखा है, ये नीचे इस रासायनिक समीकरण को आपका संतुलित कर रखा है। यहाँ पर देख सकते हो इसका नाम लेड नाइट्रेट दे रखा है। इस PbO का मतलब लेड ऑक्साइड, NO2 का नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और O2 का नाम क्या हो गया आपका, ऑक्सीजन हो गया। अब नॉर्मली मैं चर्चा करूँ किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम बोलता है कि द्रव्यमान को नहीं तो उत्पन्न कर सकते हैं, नहीं नष्ट कर सकते, इसीलिए हम लोग इसे अनुमान विधि द्वारा क्या करते हैं, संतुलित करते हैं आपका। यहाँ पर एग्जाम्पल और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। ये जैसे एग्जाम्पल लेते हैं CaCO3, क्लास 9th में ये सूत्र आपने देखा था कैल्शियम कार्बोनेट का। ये आगे इसको गर्म करते हैं, इसके उदाहरण और नीचे भी पढ़ेंगे। ये दो अणुओं में टूटता है CaO + आपका CO2। ये जो त्रिभुज का निशान लगा रखा है इसका मतलब है गर्म करने पर। ये आपकी एक प्रकार की कौन सी अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है, जिसमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं। अभी वियोजन में 3 प्रकार हैं, अपघटन के 3 प्रकार है, उष्मीय अपघटन, विद्युत अपघटन और प्रकाशीय अपघटन। चीज़ सेम ही है, पहले में कारण उष्मा होगा, दूसरे में कारण विद्युत होगा, तीसरे में कारण उसका प्रकाश होगा। आगे चर्चा करते हैं। ये लो अपघटन अभिक्रिया के प्रकार, पहले में आपके 2 अपघटन दे रखे हैं। अपघटन अभिक्रिया के प्रकार, पहला अपघटन दे रखा है उष्मीय अपघटन। उष्मीय अपघटन का मतलब होता है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी अभिकारक को उष्मा देने पर वो 2 या 2 से अधिक उत्पाद गणों में टूट जाता है या 2 या 2 से अधिक उत्पाद गणों का निर्माण करते हैं, उसे उष्मीय अपघटन कहते हैं। यहाँ पर उदाहरण आपका दे रखा है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जो एग्जाम्पल अभी हम लोगों ने पहले लिखा था, जिसको चूना पत्थर बोलते हैं। इसको गर्म करते हैं, ये 2 अणु में टूटता है CaO + CO2। सीधा एग्जाम्पल लिख देना उष्मीय अपघटन का। दूसरा आपका प्रकाशीय अपघटन, जिसमें आप उदाहरण आपको दे रखा है, ये देखो HgCl, और यहाँ पर दे रखा है सूर्य का प्रकाश, बल सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में गर्म करने पर Hg + Cl2। ये अभिक्रिया आपकी इस प्रकार होती है, देखो HgCl, इसको गर्म करते हैं, H लिखता हूँ, इसका मतलब है सूर्य का प्रकाश। आगे जाके टूटता किस प्रकार है, Hg + से Cl2 में। अभी समीकरण को संतुलित करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर देखो HgCl का मतलब सिल्वर क्लोराइड, Hg चांदी को बोलते हैं आपका, और यहाँ पर ये H का मतलब है सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति, Hg + Cl2। अब देखो यहाँ Cl 1 है, यहाँ Cl आपके 2 हो जाता है, क्योंकि क्लोरीन गैस होती है वो 2 के रूप में होती है। तो 2 इधर 2 करने के लिए इस यहाँ 2 नहीं लिख सकता मैं, इसको 2 से गुणा करना है। 2 से गुणा करोगे तो Hg भी 2 हो गया, साथ में Cl भी 2 हो गया, तो यहाँ पर Hg 1 है, इसको 2 से गुणा कर देते हैं और आपकी समीकरण ये इस प्रकार दे रखी है। ये प्रकाशीय अपघटन है। इसमें एक आगे नीचे एक उदाहरण और है आपका, चलो विद्युत अपघटन दे रखा है आपका। विद्युत अपघटन की हम लोग चर्चा करें तो विद्युत अपघटन में आपको क्या दे रखा है, जल का फॉर्मूला दे रखा है। जल का फॉर्मूला होता है आपका H2O, और जल में आपको क्या प्रवाहित करनी है, विद्युत धारा प्रवाहित करनी है। पता है आपको कि जल में 2 गैसें होती है, एक आपकी होती है हाइड्रोजन, दूसरी आपकी होती है ऑक्सीजन। ये 2 गैसों में आपका टूट जाएगा। अब आप सोच रहे कि वो अभिक्रिया अलग तरीके से लिखी, उसको संतुलित करके लिखा है। कैसे, यहाँ हाइड्रोजन 2, इधर भी 2, यहाँ ऑक्सीजन 1, इधर 2 है, तो इसको 2 करने के लिए आगे 2 से गुणा करना पड़ेगा। 2 से गुणा करते हैं तो आपके हाइड्रोजन 4 हो जाते हैं, तो इसको भी हम लोग कितने से गुणा कर देते हैं, 2 से गुणा कर देते हैं। अगला आपका टॉपिक है अभिक्रिया के प्रकार में संयोजन के ऊपर चर्चा कर ली, वियोजन के ऊपर चर्चा कर ली। अब हम बात कर रहे हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन का मतलब होता है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देती है। पहली परिभाषा ये होगी। दूसरी परिभाषा है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक का एक परमाणु अभिकारक के दूसरे परमाणु को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। उसे कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं, विस्थापन। आपके सामने परिभाषा दोनों दे रखी है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक का एक परमाणु अभिकारक के दूसरे परमाणु को विस्थापित कर देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। या वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया आपकी कहते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर आपका दे रखा है
देखो इसमें कंडीशन आपकी किस प्रकार होती है, ऐसे ए होता है और बी और सी दोनों साथ में होते हैं। ये ए क्या करता है, ज़्यादा क्रियाशील है, बी को यहाँ से हटा देगा, आगे जाके बनेगा क्या आपका ए सी और प्लस आपका बी आपका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इसी उदाहरण आपको नीचे दे रखा है, ये ए जेड एन है, बी सी सी यू एस ओ 4 है, जेड एन यहाँ से सी यू एस ओ 4 को सी यू को हटा देगा, आगे जाके बन जाएगा जेड एन एस ओ 4 प्लस सी यू। जेड एन का नाम है जिंक, सी यू एस ओ 4 का नाम है कॉपर सल्फेट, आगे जाके बनेगा जिंक सल्फेट प्लस आपका क्या बन जाएगा, कॉपर बन जाएगा आपका। और एग्जाम्पल के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं, इस एक एग्जाम्पल को हम लोग नहीं लेंगे, जैसे वो एग्जाम्पल आप रहने दो, और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे इसमें अगला उदाहरण है आपका ये Zn प्लस H2SO4, ये Zn है जिंक है, वो हाइड्रोजन को यहाँ से प्रतिस्थापित कर देगा, आगे जाके बनेगा ZnSO4 प्लस H2। मतलब जिंक धातु हाइड्रोजन की तुलना में ज़्यादा क्रियाशील है, मतलब वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व है कम क्रियाशील तत्वों को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा, उसे हम लोग कौन सी क्रिया बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। और बहुत सारे उदाहरण है। अब इसमें आपको ये पता चलेगा कि कौन सी जो धातु है वो किसको विस्थापित करेगी, उसके ऊपर मैं चर्चा कर देता हूँ। ये आपके सामने कुछ धातुओं के नाम दे रखे हैं, इनमें से ऊपर वाली धातुएं सबसे ज़्यादा क्रियाशील है, नीचे वाली कम क्रियाशील है। यहाँ पर ये आपका बीच में हाइड्रोजन आ रखा है, हाइड्रोजन के नीचे वाले जो तत्व हैं उनको ऊपर वाले तत्व विस्थापित करेंगे। ये सोडियम पोटेशियम ऊपर पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, पीबी, ये हाइड्रोजन से ज़्यादा क्रियाशील है। इनमें भी सबसे ज़्यादा क्रियाशील जो धातु है वो आपके ऊपर दे रखी है, पोटेशियम, सोडियम, जिनको वायु में खुला छोड़ने पर ये सीधा आग पकड़ लेते हैं। उन धातुओं को केरोसिन के तेल में डुबा कर रखा जाता है, आपको ये बात पता होगी। और ये जो नीचे दे रखी है कॉपर है, पारा, Hg मरकरी मतलब पारा हो गया, Ag सिल्वर चांदी हो गया, Au गोल्ड सोना हो गया। अब यहाँ पर ये भी धातु थोड़ा सा मरकरी की आप ध्यान रखना बात है, ये एकमात्र ऐसी धातु होती है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होती है। यहाँ पर बात ध्यान क्या रखनी, जो हाइड्रोजन आपको रेड कलर में दे रखा है इसका मतलब होता है ऊपर वाली धातु है नीचे वाली धातु को क्या कर देगी, विस्थापित कर देगी। वही वैसे हम लोगों ने पढ़ा था अभी, Zn था वो Cu को विस्थापित कर रहा था, ये Zn था वो H2SO को विस्थापित कर रहा था, ऊपर वाला नीचे वाले को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। यहाँ पर मोस्ट रिएक्टिव मतलब हो गया, मतलब ऊपर सबसे अधिक क्रियाशील धातु होगी, नीचे आपकी सबसे कम क्रियाशील धातु होगी, और ये क्रियाशीलता का घटता क्रम हो गया आपका। आगे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा क्रियाशील ऊपर वाली है, सबसे कम क्रियाशील नीचे वाली आपकी। ये एक उदाहरण और आ रखे हैं आपका, उस उदाहरण के ऊपर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। यही आपका विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। ये FeCu को यहाँ से विस्थापित कर देगा, आगे जाके बनेगा FeSO4 प्लस Cu। Fe को बोलते हैं आयरन, CuSO4 को कॉपर सल्फेट, आगे जाके बन गया आयरन सल्फेट, और प्लस आपका क्या हो गया, कॉपर हो गया। थोड़ा सा आप शब्दों में कोई ऐसा हो सकता है, थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो सकता है, ज़्यादा आपको मिस प्रिंटिंग मिलेगा नहीं। इसके बाद में आगे हम बात करते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसे हम लोगों ने विस्थापन के ऊपर चर्चा करी, अब द्विविस्थापन के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। द्विविस्थापन का मतलब दोनों तरफ विस्थापन, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के दोनों परमाणुओं का आपस में विस्थापन होता है, या वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया आपको कहते हैं आपको। तो यहाँ पर परिभाषा मैंने आपको बता दी, जिसमें अभिकारकों के दोनों परमाणुओं का आपस में विस्थापन होता है। होता कैसे है, जैसे नॉर्मली मैं आपको बताता हूँ कि जैसे A B दो साथ में है और C और D दो साथ में है। अब ये टूटेंगे इस प्रकार आयनों में, ये प्लस में टूटेगा, ये माइनस में, ये प्लस में, ये माइनस में। ये प्लस वाला आएगा इस माइनस वाले के पास यहाँ पर, और ये प्लस वाला जाएगा इस माइनस वाले के पास। आगे जाके बनेगा क्या, B और C मिल जाएंगे दोनों, और A और D दोनों आपके मिल जाएंगे। यहाँ पर A और D मिल जाएंगे, सॉरी, ऐसे लिख लेते हैं, A और D आपके मिल जाएंगे। ठीक है, अब इसमें आप ये देखो Na2SO4, इनको तोड़ेंगे ऐसे, Na2SO4 हैं जिसको बोलते हैं सोडियम सल्फेट। ये टूटेगा, इसके ऊपर आएगा प्लस, इसके ऊपर आएगा माइनस। अब ये BaCl2 है, इसको भी तोड़ता हूँ, इसके ऊपर आएगा प्लस, इसके ऊपर आएगा माइनस। इसके अनुसार आप देखो, ये प्लस वाला आएगा इस माइनस वाले के पास, और ये प्लस वाला आएगा इस माइनस वाले के पास। ये दोनों जुड़ेंगे तो Ba+SO4, आगे जाके क्या बन रहा है, BaSO4, बेरियम सल्फेट, और Na और Cl क्या बनेगा, NaCl। आप सोचोगे Na2Cl2, ऐसा कोई फॉर्मूला आपका होता नहीं, तो ये आपका बनेगा कैसे, ये आपका बनेगा NaCl, और इसमें अणुओं की संख्या को बराबर करने के लिए 2 से क्या करते हैं, आपका गुणा करते हैं। संतुलित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको गुणा कर देते हैं आपका। और भी एग्जाम्पल आपका नीचे दे रखे हैं,
देख सकते हो आपके सामने ही दे रखे हैं एग्जाम्पल। ये भी द्विविस्थापन अभिक्रिया के 2 उदाहरण हैं, सेम के सेम उदाहरण हैं। जो मैंने कंडीशन बताई ना, समझ लो थोड़ा सा ध्यान से। ए और बी दो साथ में हैं और यहाँ पर सी और डी दो साथ में टूटेंगे इस प्रकार, ए प्लस में बी माइनस में, ये प्लस में और ये माइनस में, ये प्लस वाला इसके पास आ जाएगा और ये वाला इसके पास आ जाएगा। आगे जाके बनेगा क्या, बी और सी दोनों जुड़ जाएंगे और ए और डी दोनों आपके क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। इनको ऐसे तोड़ के देख लेते हैं। नॉर्मली HgNO3 है, तोड़ के देखता हूँ भाई, HgNO3 है, इसको तोड़ूंगा तो इसके ऊपर प्लस आएगा, इसके ऊपर माइनस आएगा। आगे NaCl है, NaCl की बात कर तोड़ेंगे, प्लस और माइनस। आगे देखो बन रहा है Hg प्लस Cl, क्या बन रहा है, HgCl, सिल्वर क्लोराइड बना दिया और N प्लस वाला आ जाएगा, माइनस वाला पीछे आएगा तो NaNO3 बन गया आपका सोडियम नाइट्रेट बन गया। सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया सोडियम क्लोराइड के साथ करते हैं, सिल्वर क्लोराइड और उसके साथ में सोडियम नाइट्रेट बन गया। उसी प्रकार नीचे वाली अभिक्रिया आपकी NaCl की अभिक्रिया हम लोग किसके साथ करते हैं, CSO4 के साथ करते हैं। आगे जाके टूटेगा किस प्रकार, इसको तोड़ेंगे, ये प्लस में टूटा, ये माइनस में, ये तोड़ेंगे, ये प्लस में टूटा, ये माइनस में, तो ये आपका बन गया CaCl2 और ये आपका बन जाएगा Na2SO4, सोडियम सल्फेट और कैल्शियम क्लोराइड। एग्जाम्पल को 3-4 बार बढ़िया तरीके से यूज करेंगे तो उसको हम लोग आसानी से हल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपकी आएगी नहीं। तो ये हो गया आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद हम बात करते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण का मतलब होता है, ये आपके बुक में थोड़ी सी एक जगह लाइन आ रखा है, नाम आ रखा है अवक्षेपण, मतलब वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी उत्पाद के रूप में अविलेय पदार्थ का निर्माण होता है, उसे बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। परिभाषा क्या है आपकी, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के रूप में किसी अविलेय पदार्थ का निर्माण होता है, मतलब वो पात्र के पेंदे में घुलता नहीं है, पात्र के पेंदे में इकट्ठा हो जाता है। अब यहाँ पर आप देखो परिभाषा दे रही कि वह अभिक्रिया जिसमें 2 लवणों के जलीय विलयन घोल के मिश्रण से अवक्षेप बनता है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं उसे। या इन अभिक्रियाओं में अवक्षेप के रूप में अविलेय पदार्थ का क्या होता है, आपका निर्माण होता है आपका। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल आपका दे रखा है, ये द्विविस्थापन वाला सेम एग्जाम्पल है। इसमें आप ये बेरियम सल्फेट है वो अवक्षेप के रूप में आपका प्राप्त होगा और ये सोडियम। इसमें और भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जो एग्जाम्पल आपको बेटर लगे। जो भी हम लोगों ने चर्चा की थी ना ऊपर वाली, जो ये देखो आपके सामने ये एग्जाम्पल इसके अंदर भी काम में ले सकते हो। ये देखो कौन सा वाला, ये वाला HgNO3+, ये आपको मैं करके बता देता हूँ। जैसे HgNO3 इसको बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaCl। इनको तोड़ेंगे, ये प्लस में टूटेगा, ये माइनस में टूटेगा, प्लस में टूटेगा, माइनस में टूटेगा, प्लस वाला माइनस वाले के पास आएगा तो आगे जाके बनेगा आपका AgCl। अब इसमें कोष्ठक में तीर का निशान ऐसे लगा देना और आगे बन जाएगा NaNO3। यहाँ पर ये सिल्वर क्लोराइड बन रहा है, इसके नीचे नाम लिख देंगे अवक्षेप। अवक्षेप के रूप में अविलेय पदार्थ का क्या होता है, निर्माण होता है, उसे कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया बोलते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 लवणों के जलीय घोल के मिश्रण से आपको अवक्षेप बनता है, अवक्षेप के रूप में अविलेय पदार्थ का निर्माण होता है, उसे हम लोग कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया आपकी बोलते हैं। एग्जाम्पल 2 हैं, ये वाला भी लिख सकते हैं, ये वाला भी लिख सकते हैं। एक प्रकार का द्विविस्थापन अभिक्रिया इसका उदाहरण होगा। इसके बाद में अगला टॉपिक है आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। नॉर्मली एकदम सरल सी परिभाषा, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, या वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ ऊष्मा धन चिन्ह के साथ में वो अभिक्रिया कौन सी होती है, ऊष्माक्षेपी होती है। यहाँ पर आपकी परिभाषा दे रखी है भाई, जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के साथ ऊष्मा आपकी निकलती है, उत्पाद के साथ ऊष्मा क्या होती है, निकलती है, उसे क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी। और यहाँ पर एक उदाहरण दे रखा है CH4, इसको इस प्रकार लिखेंगे, प्राकृतिक गैस का दहन है CH4, इसकी अभिक्रिया करते हैं ऑक्सीजन के साथ, मेथेन बोलते हैं, मेथेन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ की, आगे बनता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, आगे बनता है आपका जल, और प्लस में मैंने लिख दी ऊर्जा या ऊष्मा। मैंने बोला है कि उत्पाद के साथ यदि ऊष्मा प्लस चिन्ह के साथ में वो अभिक्रिया है आपकी ऊष्माक्षेपी है। ये एक समीकरण है, वैसे प्राकृतिक गैस के दहन की समीकरण है, एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। आगे चर्चा करते हैं आपकी। ये देखो, ये इसके ऊपर मैंने चर्चा कर दी भाई, प्राकृतिक गैस के दहन की समीकरण आपकी हो गई और इसके मैंने बता भी दिया आपको। इसके बाद में आ रखे हैं कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन का मतलब श्वास लेने की प्रक्रिया को श्वसन बोलते हैं। इसको लिखने का तरीका क्या है, आपके सामने दे रखा है। भोजन में कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होता है, आप लोग जो भोजन करते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होता है, वो टूटकर ग्लूकोज का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, ग्लूकोज, जिसका फॉर्मूला होता है C6H12, वो 6 होता है, ग्लूकोज बनाता है। और ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ अपना क्रिया करता है। ग्लूकोज किसके साथ क्रिया करता है, ऑक्सीजन से क्रिया करता है और
क्रिया करके ऊर्जा, अपने शरीर को ऊर्जा देते हैं। कहने का मतलब श्वसन अभिक्रिया से ऊर्जा निकलती है, जिसमें जिस अभिक्रिया से यदि ऊर्जा निकलती है तो अभिक्रिया कौन सी होती है? ऊष्माक्षेपी। मेन पॉइंट क्या है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा निकलती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। अब ये अभिक्रिया क्या है कि हम लोग भोजन खाते हैं, उस भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में जाके टूटता है। भाई कार्बोहाइड्रेट टूट कर ग्लूकोज बनाता है, ये देखो ग्लूकोज बना दिया C6H12O6। वो क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा। इसको लिखने का तरीका वैसे नॉर्मल ये है, देखो C6H12O6, इसके साथ मैंने अभिक्रिया किसके की? ऑक्सीजन की। आगे जाके बनेगा क्या? ये CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा। आपकी अभिक्रिया मेन तो इतनी है, ऊपर वाली समीकरण इसको संतुलित कर रखा है आपका। अभिकार के अणुओं की संख्या को घटा बढ़ाकर संतुलित किया। इसमें ये ग्लूकोज है, इसकी अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और साथ में ऊर्जा। सबसे मेन पॉइंट ये है, उत्पाद के साथ यदि ऊष्मा उत्पन्न होती है तो अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है। ये श्वसन की अभिक्रिया है, तो कहने का मतलब श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। आपको पूछे श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है क्यों, तो आपको कारण लिखना पड़ेगा, फिर समीकरण लिखने पड़ेगी, 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे। लिखेंगे क्या? भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट टूटकर ग्लूकोज बनाता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन से क्रिया करके अपने शरीर को ऊर्जा देता है, अर्थात श्वसन अभिक्रिया से ऊर्जा निकलती है। यदि ऊर्जा निकलती है तो अभिक्रिया आपकी क्या होगी? ऊष्माक्षेपी होगी। आगे बात करते हैं, अगला टॉपिक है आपका ऊष्माशोषी, विपरीत हो जाएगा। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, उसे कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं? ऊष्माशोषी बोलते हैं। कोई भी अभिक्रिया हो, जैसे आपका दे रखा है PbNO3 मतलब जिसको लेड नाइट्रेट बोलते हैं, आगे जाके टूटता है PbONO2O2। कोई भी अभिक्रिया ले लो, AgCl है, वो आगे जाके टूटता है Ag+Cl2। और एक अभिक्रिया आपकी और लेता हूँ मैं यहाँ पर AgBr, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सूर्य का प्रकाश H लिख देता हूँ, आगे जाके टूटेगी आपकी Ag+Br2 में। अब इसको संतुलित करना है, यहाँ पर AgBr है, इसका नाम है सिल्वर ब्रोमाइड, और Br2 है, 2 है तो इसको 2 करने के लिए 2 से गुणा करना पड़ेगा, इसको भी 2 से गुणा कर देता हूँ। ये जो अभिक्रिया है ना AgBr, Ag+Br2, इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। किसका? इस सिल्वर ब्रोमाइड वाली का। AgBr जो आगे जाके टूटती है Ag+Br2, इस अभिक्रिया का उपयोग किस में किया जाता है? श्याम श्वेत फोटोग्राफी में आपका किया जाता है। कौन से भी इसमें कोई भी उदाहरण ले सकते हो आप, CaCO3 वाला ले सकते हैं, मतलब जिसमें आप गर्म कर रहे हैं, ताप दे रहे हैं, CaO+CO2। इसमें आप सारे एग्जाम्पल आप कहाँ में ले सकते हो? सारे के सारे एग्जाम्पल आपके ऊष्माशोषी के हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। आगे चर्चा कर लेते हैं। अपचयन और उपचयन के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहले आपकी अभिक्रिया आ रखी हैं, अपचयन की बात करते हैं। सबसे पहले आपका आ रखा है अपचयन या उपचयन, 2 अभिक्रियाओं के ऊपर चर्चा करते हैं। यहाँ पर ऑक्सीकरण है, ऑक्सीकरण को हम लोग उपचयन भी बोलते हैं। कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं? उपचयन बोलते हैं। अपचयन क्या होता है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का निकलना, मतलब H हाइड्रोजन जुड़ेगी, ऑक्सीजन निकलेगी, वो आपका होता है अपचयन। उपचयन का मतलब होता है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना, उसके विपरीत होगी, उसे हम लोग बोलेंगे आपका उपचयन बोलेंगे। ये समीकरण आपके सामने दे रखी होगी, इस प्रकार लिखी जाती है, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, आगे जाके आपकी क्या बन रही है? अमोनिया बन रही है। तो आप देख सकते हो इसमें हाइड्रोजन जुड़ रही है। इस समीकरण को यहाँ पर संतुलित करके लिखा गया है। संतुलित कैसे करते हैं? यहाँ हाइड्रोजन आपके, नाइट्रोजन 2 है, यहाँ 1 है, तो 2 से गुणा कर दिया। हाइड्रोजन यहाँ पर पहले 3 थे, 2 से गुणा करने पर 6 हो गए, इसको 3 से गुणा कर दिया। ये जो अभिक्रिया है ना, इसमें हाइड्रोजन जुड़ रही है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना आपका अभिक्रिया कौन सा कहलाता है? अपचयन। ये हो गया आपका अपचयन। ZnO+C, Zn+Cu, यहाँ पर ऑक्सीजन आपके निकल कर इस C के साथ जुड़ रही है, आगे CO में परिवर्तित हो रही है। तो इसका मतलब है ये भी आपकी कौन सी अभिक्रिया है? अपचयन है। नीचे आपकी जो अभिक्रिया दे रखी है ऑक्सीकरण, जिसको उपचयन बोलते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना आपका उपचयन कहलाता है। जैसे C+O2, आगे बन गया आपका CO2, और भी बहुत सारे उदाहरण है, S+O2, SO2, जो एग्जाम्पल आपको बेटर लगे, जिसमें ऑक्सीजन आप जोड़ रहे हो, वो सारी की सारी अभिक्रिया आपकी कौन सी है? उपचयन अभिक्रिया है। इसमें परिभाषा लिखी हुई है, किसी यौगिक में हाइड्रोजन या धात्विक तत्वों का जुड़ना, ऑक्सीजन या गैर धात्विक तत्वों का हटना अपचयन कहलाता है। इतनी हार्ड आपको यूज नहीं करनी है, सीधा सा अपचयन में हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का निकलना अपचयन कहलाता है। और उपचयन में क्या लिखोगे? किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना आपका क्या कहलाता है? उपचयन कहलाता है आपका। आगे चर्चा कर लेते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया।
रेडॉक्स अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन आपका दोनों होता है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन अभिक्रिया दोनों साथ साथ होती है, उसको बोलते हैं आपकी रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। देखो इसमें देख रखिए, जिस रासायनिक अभिक्रिया में अपचयन और उपचयन दोनों अभिक्रिया साथ साथ होती है उसको बोलते हैं रेडॉक्स से। आप ये उदाहरण आप देख सकते हैं, CuO है, आगे जाके ये थोड़ा सा चेंजिंग करना होगा, ऐसे नहीं होगा, O इसके साथ में जुड़ेगा, इस प्रकार की अभिक्रिया इस प्रकार होगी। CuO है, उसकी अभिक्रिया हम लोग H2 के साथ करते हैं, आगे जाके चेंज हो रही है Cu + H2O। वो समीकरण आपकी थोड़ी गलती की हुई है। इसमें आप देखो Cu आगे जाके Cu में चेंज हो रहा है। इसमें आप देखो ऑक्सीजन यहाँ से निकल रही है, तो ऑक्सीजन का निकलना आपका क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। और यहाँ पर आपकी H2 है, वो H2 में चेंज हो रही है, यहाँ इसका उपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पर, इसका उपचयन, और इसका क्या हो रहा है, अपचयन। मतलब वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रिया साथ साथ होती है उसको क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया आपकी बोलते हैं। और भी इसके उदाहरण हैं, उसके ऊपर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ये देखो इसका दूसरा उदाहरण आपके सामने दे रखे हैं, ये देखो यहाँ पर उदाहरण दे रखे हैं Zn + CuSO4 ZnSO4 + Cu। ये Zn है, आगे जाके ZnSO4 में चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर इसका क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। और CuSO4 Cu में चेंज हो रहा है, तो इसका क्या हो रहा है, आपका अपचयन हो रहा है। ये बात यहाँ पर नीचे लिखी हुई है, सेम की बात है। इसमें एक साइड में उपचयन होगा, दूसरी साइड में आपका अपचयन होगा। मतलब दोनों अभिक्रिया यदि साथ साथ में हो रही है तो वो आपकी अभिक्रिया कौन सी होगी, एक प्रकार की रेडॉक्स अभिक्रिया होगी। यहाँ पर आपको एक अभिक्रिया दिखाई दे रही होगी, नॉर्मली आपका Fe + O2 है। इसमें आपका ऑक्सीजन यदि जुड़ रहा है तो भाई इसके लिए तो ये एक प्रकार से भाई, एक प्रकार जैसे इसमें आपका आयरन ऑक्साइड का निर्माण हो रहा है, एक साइड में इसका उपचयन भी हो रहा है, एक साइड में इसका अपचयन भी हो रहा है। तो मैंने परिभाषा आपने सुन ली या देख ली। आगे आपका दो छोटे छोटे टॉपिक है, उनके ऊपर जल्दी जल्दी चर्चा कर लेते हैं। पहला है आपका संक्षारण। संक्षारण का मतलब क्या होता है, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो वो वस्तु क्या हो जाती है, संक्षारित हो जाती है, वो धातु आपकी संक्षारित हो जाती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। और आपके सामने एग्जाम्पल भी दे रखे हैं। देखो भाषा क्या दे रखी है, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता का मतलब नमी आदि के संपर्क में आती है तो वह संक्षारित होती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। लोहे में जंग लगना, और जंग लगने पर उसके ऊपर कौन से रंग की परत आती है, भूरे रंग की। इसमें नाम नहीं लिखा गया, भूरे रंग की परत आती है। लोहे पर जंग लगने पर भूरे रंग की परत आती है। चांदी पर जंग लगने पर काले रंग की परत का चढ़ना, तांबे पर हरे रंग की परत चढ़ना। ये इसके तीन उदाहरण हैं। लोहे पर भूरे रंग की परत चढ़ना, चांदी के ऊपर काले रंग की परत चढ़ना और तांबे पर हरे रंग की परत चढ़ना। संक्षारण के लिए दो परिस्थितियां आवश्यक हैं, एक तो नमी की उपस्थिति और वायु की उपस्थिति। दोनों होंगे तभी जंग लगेगा, नहीं तो जंग आपका नहीं लगेगा। ये आपका टॉपिक हो गया यहाँ पर कंप्लीट संक्षारण। यहाँ पर आप लिखने का तरीका क्या होगी, चांदी के ऊपर भूरे रंग की परत का चढ़ना, ऐसे लिखेंगे आप। ऐसे सीधा लोहे में जंग लगना नहीं लिखेंगे, आप लिख दोगे लोहे पर भूरे रंग की परत का चढ़ना, चांदी के ऊपर काले रंग का परत चढ़ना, तांबे के ऊपर हरे रंग की परत का चढ़ने का। भाषा क्या हो जाएगी, जब कोई धातु अपने आसपास से अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो वह संक्षारित हो जाती है। इस घटना को संक्षारण कहते हैं। और तीन दे रखे हैं। संक्षारण के लिए परिस्थितियां कौन सी आवश्यक हैं, एक तो नमी की आवश्यकता है, भाई नमी होगी और उसके साथ में वायु होगी तो वो वस्तु संक्षारित होगी। यहाँ पर आपके डायग्राम दे रखे हैं, उनको देखकर भी हम लोग समझ सकते हैं कि इसमें आप देख सकते हो कि एक प्रतिमा है आपके सामने तांबे की। तांबा आप लोग देखा ही होगा, तांबा किस प्रकार का दिखाई देते हैं। आपके सामने तांबा दे रखे हैं। जब जंग लग जाता है तो उसकी कंडीशन ये हो जाती है, क्योंकि तांबे के ऊपर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। ये देखो, पहले तांबे की कंडीशन ये ही थी, मान लो 100 साल बाद में जब उसकी प्रतिमा को देखते हैं तो उसकी कंडीशन आपके सामने ये हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं आयरन। आयरन के ऊपर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। ये देखो आपके सामने आयरन पर जंग किस प्रकार लगता है। और चांदी के ऊपर इससे चांदी के सिक्के दे रखे हैं 1943 के, ये 1942 का ऑस्ट्रेलिया के सिक्के हैं। वैसे इमेज दी गई है आपकी, उसमें क्या दिखाई दे रहा है, तो ये इसके ऊपर जो जंग लगा है ना, ये सिल्वर चांदी ये काले हो चुके हैं। चांदी के ऊपर काले रंग की परत का चढ़ना, लोहे के ऊपर भूरे रंग की परत का चढ़ना और यहाँ पर तांबे के ऊपर हरे रंग की परत का चढ़ना, ये संक्षारण है आपका। क्या है, संक्षारण है। इसके बाद में एक अपना छोटा सा टॉपिक है विकृत गंधिता, उसके ऊपर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, बड़े तरीके से समझना सुनना। विकृत गंधिता का मतलब क्या होता है, वर्षा और तेल से बनी जो खाद्य सामग्री है उनका उपचयन होने पर, उपचयन का मतलब होता है वायु में उपस्थित ऑक्सीजन का जुड़ने पर उसमें गंध और स्वाद में परिवर्तन हो जाता है, उसी को बोलते हैं विकृत गंधिता। भाषा देख लो, वर्षा तथा तेल से बने खाद्य पदार्थों में उपचयन की क्रिया, उपचयन का मतलब ऑक्सीजन की क्रिया के कारण
अरुचिकर गंध मतलब जो खाने योग्य गंध नहीं होगी और स्वाद उत्पन्न होना विकृत गंधिता कहलाते हैं। उदाहरण आप देख सकते हो, गर्मियों के दिनों में सब्जी का जल्दी खट्टा हो जाना, खट्टा होकर वो गंध देने लग जाती है, वो एक प्रकार के आपका विकृत गंधिता का उदाहरण है। इसको रोकने के लिए, विकृत गंधिता को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं, खाद्य पदार्थों में प्रतिऑक्सीकारक जिसको हम लोग बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं। ऑक्सीडेंट मतलब जो प्रतिऑक्सीकारक का काम करे, मतलब किसी खाद्य सामग्री को आसानी से खराब नहीं होने दें। दूसरा ऑप्शन है कि वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री को रखने पर उपचयन की गति धीमे हो जाती है। भाई उपचयन का मतलब ऑक्सीजन जुड़ेगी, आप उसको ऑक्सीजन से बचाओगे तो खाद्य सामग्री आपकी खराब नहीं होगी। तेल की और घी की बनी खाद्य सामग्री को आप जितना ज़्यादा ऑक्सीजन से बचाओगे ना, उतनी कम वो आपकी खराब होगी। तो वायुरोधी बर्तनों में रखकर, जैसे हम लोग अचार को रखते हैं नॉर्मली, और मैंने आपको बता दिया प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ मिलाकर या एंटीऑक्सीडेंट पदार्थ मिलाकर भी हम लोग खाद्य पदार्थ को ख़राब होने से बचा सकते हैं। और एक आपका है कि आलू के चिप्स मान सकते हो या नमकीन आदि के जो पैकेट होते हैं उनमें पैक करते समय उसमें कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, ताकि वो उपचयन की प्रक्रिया को रोकने का काम करती है। क्योंकि नाइट्रोजन गैस लगभग अकेली गैस होती है, वो खाद्य पदार्थों के साथ आपकी क्रिया नहीं करती। तो जो चिप्स की थैलियाँ होती है उसके अंदर कौन सी गैस भरी होती है, नाइट्रोजन गैस भरी होती है। विकृत गंधिता जो अपना लेसन का लास्ट टॉपिक है, विकृत गंधिता होता है क्या है, वर्षा और तेल की जो बनी जो खाद्य सामग्री है उनका उपचयन होने पर उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है, उसे विकृत गंधिता बोलते हैं। और एग्जाम्पल आपके सामने दे दिया, इसको रोकने के लिए उसमें प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ मिलाए जाते हैं, या दूसरी बात है वायुरोधी बर्तन के अंदर रखकर उसको बचाया जा सकता है। और हम बात करें आलू के चिप्स मान लो या नमकीन की थैलियाँ होती है, उसके अंदर कौन सी गैस भरी होती है, उसके अंदर आपकी नाइट्रोजन गैस भरी होती है। तो ये था आज का टॉपिक, एकदम में फास्ट टॉपिक हो गया। उम्मीद करते हैं आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और इसके साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।